स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई सीरीज़ में। और मैं आ गया था बांग्लादेश से वापस, जो आपने देख ही लिया था। लगभग मेरे को इंडिया आए हो गए थे 15-17 दिन, और अब निकल चुके हम नए डेस्टिनेशन के लिए। मेन डेस्टिनेशन इस बार हमारी रहेगी अंटार्कटिका। पर अंटार्कटिका पहुंचने में भी ये मान लो हमको लग जाएंगे 1.5 महीना। और आज 2 फरवरी हो रही है, तो 1.5 महीने बाद कहीं हम जाके अंटार्कटिका पहुँचेंगे। तब तक आपको मैं शायद 5 या 6 नए देश दिखाऊँगा। आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा, हम जा रहे हैं अल्बानिया। इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट अल्बानिया की नहीं है, तो हम जाएंगे अबू धाबी। अबू धाबी से जाएंगे हम अल्बानिया कैपिटल टिराना। वीज़ा वगैरह की सब बातें मैं आपको अबू धाबी के एयरपोर्ट पे बताऊंगा। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे यार बोर से हो जाते हैं, 100 बार देख चुके हैं एयरपोर्ट, तो मन सा भी नहीं करता वीडियो बनाने का। चलो अब चलते हैं हम अबू धाबी। अपनी फ़्लाइट है इतिहाद एयरवेज़ की। रात के बज रहे हैं अभी 4। तो भाई ये पहुंच गए हम अबू धाबी। रात को तो मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो थी। तो अबू धाबी पहुंचने के बाद मेरा जो चेक इन बैक कर दिया था इंडिया के एयरपोर्ट में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, मैं चेक इन मत करो, क्या पता मेरे को इमिग्रेशन क्रॉस ना करना पड़े, पहले ही बोर्डिंग पास मिल जाए। पर वो लड़की इतनी हो गई कि भाई 11 किलो है आपका तो सारा सामान, मैं चेक इन करूँगी। और अंदर लेडीज़ का जो पर्स लेके आ रखी थी ना लेडीज़, वही 5-5, 7-7 किलो के थे। उसके ऊपर 10-10, 12-12 किलो के बैग लेके आ रखे हैं लेडीज़। उनको किसी ने नहीं रोका, मेरा कर दिया उसने चेक इन। मैंने कहा चलो ठीक है। अबू धाबी एयरपोर्ट पे मैं आया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मतलब मैं यूएस वीज़ा पे फ़ीस दे के एंट्री ले लूँ। दूसरा ऑप्शन था कि मैं अपना पुराने वाला, मेरा 5 साल का यूएई वाला वीज़ा था, वो चला लूँ अपना। पर वो जो था ना, वो पुराने पासपोर्ट के साथ लिंक्ड था। तो मैं इमिग्रेशन पे गया, मैंने कहा भाई ये दोनों मेरे पासपोर्ट है, एक पुराना एक नया है। वीज़ा पुराने पासपोर्ट के साथ है, मेरे को ये वाला वीज़ा ना नए पासपोर्ट पर चढ़वाना है। तो वो कहता कोई दिक्कत नहीं है। इमिग्रेशन वाले ने टाइप वाइप किया कुछ, कहता अब आपका ये वीज़ा आपके नए वाले पासपोर्ट के साथ लिंक हो चुका है, पर हमेशा अपना ओल्ड पासपोर्ट कैरी करना, क्योंकि आपके वीज़ा पे हमेशा पुराने पासपोर्ट का ही नंबर रहेगा। हम अभी इसको यहाँ से ऐसे नया वीज़ा आपको प्रिंट करके नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस पासपोर्ट को कैरी कर लूँगा। पर इंडिया में हमेशा बोर्डिंग पास पे भाई आपको अपना यूएस वीज़ा ही दिखाना पड़ेगा। मैं जाके कहूँगा ना कि भाई मेरा ये पुराने वाला वीज़ा है, मैं नए पासपोर्ट का ट्रायल कर, पता है क्या बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, हमको वो दिखाओ, ई वीज़ा में ये सब नहीं चलता, स्टिकर में चलता है। वो मानेंगे ही नहीं मेरी बात। तो इंडियन इमिग्रेशन में मेरे को और इंडियन बोर्डिंग पास पे मेरे को हमेशा बोलना है कि मैं यूएस वीज़ा पे एंट्री लूँगा, और यहाँ पे आके अपने दुबई वीज़ा पे फ्री में एंट्री ले लेंगे। अब है मेरा 6 घंटे का यहाँ पे स्टॉप अबू धाबी एयरपोर्ट पे। अब चलते हैं भाई यहाँ से ऊपर, डिपार्चर्स में बैठते हैं। भाई अभी मैं वीज़ा के काउंटर पे गया, कहते हैं अगर यूके वीज़ा या फिर शेंगन वीज़ा तभी जा सकते हो अल्बानिया। भाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अल्बानिया की वेबसाइट पे लिख रखा है, इनकी ई वीज़ा की वेबसाइट पे लिख रखा है कि आप जा सकते हो। भाई इससे ज़्यादा प्रूफ में क्या दिखाऊँ बताओ। ज़बरदस्ती वाली बात है यार, वही है ना, मतलब अपने सिस्टम पे हर चीज़ पे भरोसा करते रहेंगे लोग। कर दिया, मेरे को कह रहे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो मैं क्या करूँ। इससे बड़ा मैं क्या दिखाऊँ बताओ। इससे बड़ा तो मैं कुछ दिखा ही नहीं सकता ना, कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लिखा है, और उनकी मिनिस्ट्री से बड़ा कौन होता है बताओ। तुम्हारा सिस्टम मिनिस्ट्री से बड़ा है क्या। देखो भाई ये है अल्बानिया की ऑफिशियल ई वीज़ा की वेबसाइट, जहाँ से अगर आपको ई वीज़ा चाहिए ना तो आप जाके अप्लाई करोगे, ठीक है। इसको तो कैंसिल करो, इसके होम पेज पे चलते हैं। ये देखो अल्बानिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, ई वीज़ा की है, ठीक है। अब हम फिल योर फॉर्म पे जाएंगे। अब एग्जाम्पशंस में देख लो, एग्जाम्पशंस कौन कौन आ सकता है 90 डेज़ के लिए। फॉरेन सिटीज़न हु होल्ड वैलिड मल्टीपल एंट्री यूएस और यूके वीज़ा, और जो पहले जा चुके हैं, मैं जा चुका हूँ यूएस पहले, मेरे पास स्टैम्प भी है, तो मैं जा सकता हूँ इनकी ई वीज़ा की वेबसाइट के हिसाब से। अब इसी के नीचे भाई वीज़ा रिजीम फॉर फॉरेन सिटीजन्स रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया प्रोवाइडेड बाय लॉ, और इनकी ये वाली साइट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट है। देखो रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स। अब देख लो इस पे क्या लिखा है, फॉरेन सिटीजन्स हु होल्ड वैलिड मल्टीपल एंट्री यूएस और यूके वीज़ा आ सकते हैं। अब ये नोटिस जो है ना 29 दिसंबर 2021 का है। भाई साइट ही अपडेटेड नहीं है यार, बताओ मतलब क्या करूं यार इसका मैं, बताओ यार। फालतू में इनकी इस गलती की वजह से अपनी वेबसाइट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से एक नॉर्मल ट्रैवलर को नुकसान हो गया। अब ये होती है भाई आईटा की वेबसाइट, जो सारी की सारी एयरलाइन जितने भी ऐसे एयरपोर्ट पे, जिन दुनिया के जिस भी एयरपोर्ट पे एयरलाइन काम करे ना, वो इसका डेटा मानती हैं, किसी भी साइट का डेटा नहीं मानते। तो इस पर मैं सारी चीज़ें भर के आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट क्या कह रही है।
देखो भाई, अब आईटा की वेबसाइट क्या कह रही है, वीज़ा आपकी एग्जाम्प्ट तभी हो आप, वैसे वीज़ा रिक्वायर्ड आपके लिए, पर वीज़ा एग्जाम्प्ट तब हो जब आपके पास यूके का ये वाला वीज़ा हो, यूके का हो, शेंगन मेंबर स्टेट हो या फिर शेंगन मेंबर स्टेट हो और एक बार यूज़ किया हो। और ई वीज़ा यहाँ से आप ले सकते हो, पर इन्होंने ई वीज़ा के तो दे दिए साइट कि भाई आप यहाँ से ले सकते हो। देखो आईटा वाली वेबसाइट भी यही वेबसाइट बता रही है जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है, पर इसमें कहीं पे भी यूएस से नहीं लिखा इन लोगों ने, तो इसकी वजह से मेरे को नहीं जाने दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं अल्बानिया के एयरपोर्ट पर पहुँच जाता ना, मेरे को एंट्री से डिनाई नहीं करते, वो यूएस वीज़ा देख के दे देते। और गलती भी नहीं की है, इन्होंने अपनी साइट पे लिख रखा है। अब जितनी भी एयरलाइन आपसे कोई कहे ना कि ये है वो है, तो वो आप समझ जाना कि आईटा के हिसाब से कह रहे हैं। मैंने उनके सामने ही खोल के देख लिया था, मैंने कहा यार इसी के हिसाब से कह रहे हैं, जाने नहीं देंगे अब मेरे को ये। तो भाई पहली बार डिनाई बोर्ड में हो चुका हूँ। अब किसकी गलती है, मैं किस पे इल्ज़ाम डालूँ भाई? थोड़ी मेरी भी है, क्योंकि मैंने फालतू के देश की मतलब बिल्कुल फालतू वेबसाइट्स पे ट्रस्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अल्बानिया की वेबसाइट पे लिख रखा है कि भाई यूएस वीज़ा वाले आ सकते हैं। अल्बानिया की ई वीज़ा वाली वेबसाइट पे लिख रखा है कि अगर आपके पास यूएस वीज़ा है किसी भी फॉरेन सिटीज़न के पास, तो अल्बानिया बिना वीज़ा के आ सकता है। पूरी की पूरी एक लिस्ट है पीडीएफ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे, जिस पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आपके पास यूएस वीज़ा किसी भी देश का पासपोर्ट है, अब अल्बानिया बिना वीज़ा के आ सकते हो। पर अब ये कह रहे हैं जो आईटा की वेबसाइट होती है, IATA की वेबसाइट होती है, उस पर मैंने डाल के देखा तो उस पर लिखा रहा है सिर्फ यूके और शेंगन वीज़ा। ये आईटा का सिस्टम यूज़ करते हैं सारी एयरलाइन जितनी भी दुनिया में हैं। अब मैं क्या लड़ूँ यार, जब यार किसी देश की फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कर रही। ई वीज़ा की वेबसाइट, तुम ई वीज़ा इतने महंगे महंगे बांटने लग रहे हो, उस वेबसाइट को तुम अपडेट नहीं कर रहे, तो भाई क्या ही कर सकते हैं बताओ। तो डिनाई बोर्ड कर दिया। ये मान लो अल्बानिया की फ़्लाइट, अल्बानिया से मेरी आगे फ़्लाइट थी, सारी वेस्ट हो गई। लगभग 20,000 की फ़्लाइट वेस्ट हुई हैं। अब मैंने दोबारा फ़्लाइट कराई है भाई यहाँ से मोरक्को की। मोरक्को जाने के लिए इंडियंस को ई वीज़ा चाहिए, वो मैंने थोड़े दिन पहले ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, मतलब कोई प्लान भी नहीं था, आज वो काम आ गया। वहाँ से संटी भाई की फ़्लाइट्स वेस्ट हो गई। संटी भाई आ रहे थे इस ट्रिप पे मेरे साथ, संटी भाई रहेंगे लगभग 20 दिन। वो लंदन पे थे, न्यूयॉर्क से आ गए थे। लंदन से अल्बानिया की फ़्लाइट थी, उनकी भी अल्बानिया से एग्ज़िट की फ़्लाइट थी। उनकी भी दोनों फ़्लाइट वेस्ट हुई, मेरी भी दोनों फ़्लाइट वेस्ट हुई। बस किसकी वजह से? एक देश की फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री की वजह से, कि भाई अपनी साइट अपडेट नहीं करते हैं, ई वीज़ा की साइट अपडेट नहीं करते हैं। पूरे गूगल पे लिख रखा है भाई अगर यूएस वीज़ा है तो नहीं चाहिए वीज़ा। क्या कर सकते हैं बताओ। ज़िंदगी में पहली बार हुआ है भाई कि मेरे ऐसे पैसे वेस्ट हुए हैं। फ़्लाइट मैंने एक दो छोड़ी हैं और पहले, पर वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ी हैं कि मैं घर पे सो रहा था या मेरा मतलब डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ऐसा एक दो बार हुआ है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है, पर ऐसे काउंटर पे जाके पहली बार हुआ है। लड़ाई बहुत बार हुई है पर कभी भी डिनाई नहीं करा। काउंटर पे जाके पहली बार हुआ है कि भाई मेरे से बोल दिया हो कि नहीं सर, आपके पास अगर शेंगन या यूके यूज्ड वीज़ा मल्टीपल एंट्री है तो आप जा सकते हो अल्बानिया, वरना हम आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है भाई, हो गए पैसे बर्बाद, 20,000 रुपये। क्या यार, क्या करते हैं यार देश, मतलब अपनी साइटें, 2 साइट है तुम्हारे पास, उसको भी अपडेट नहीं रख सकते तो क्या ही करोगे। कभी तो यार मतलब अल्बानिया ने कर दिया था इंडियंस के लिए बिल्कुल ही वीज़ा फ्री, भाई चाहिए ही नहीं वीज़ा। अब भाई यूएस वीज़ा के साथ भी एंट्री नहीं है। पता नहीं कौन सिस्टम बनाता है, कौन क्या करता है, इनका तो समझ से ही बाहर है मेरे। चलो अब कभी फ्यूचर में देखेंगे। अब रात को 11 बजे है मेरी यहाँ से मोरक्को की फ़्लाइट। यहाँ से पहले कतर जाएगी और कतर से मोरक्को, रॉयल एयर मोरक्को जाएगी कतर से मोरक्को। उस फ्लाइट में मैं पहले कतर से, रॉयल एयर मोरक्को से कतर आ भी रखा हूँ पहले, बहुत पहले आया था। तो चलो कल सुबह पहुँचेंगे 7:30 बजे। भाई चेक इन वगैरह अपना हो चुका है कासाब्लांका मोरक्को के लिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे से वीज़ा पूछा, ना रिटर्न टिकट, ना होटल, ना इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं पूछा। वैसे मैंने करा रखी थी क्योंकि मेरे को पता ही है भाई अपना जो इस पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करना है तो फिर पूछते हैं। वैसे भी आजकल भाई यूएस के वालों के साथ ही पूछ ही लेते हैं। संटी भाई से ही पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लंदन एयरपोर्ट से आ रहे हैं वो, तो अब जाना है हमको B-17 और फिर जाएंगे हम दोहा से जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे भाई? कासाब्लांका मोरक्को। भाई आया तो मैं बहुत बार हूँ यार अबू धाबी के एयरपोर्ट पे, मतलब गिनती नहीं है मेरे पास कितनी बार है, पर ट्रांजिट में निकल जाता हूँ। तो ये वाला एरिया मैंने कभी देख ही नहीं पाता हूँ। ये तो मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ या फिर दूसरी बार देख रहा हूँ, बस याद भी नहीं है मेरे को। तो बहुत अच्छा बना रखा है यार इन्होंने। तो भाई एक कहते हैं ना, जहाँ किस्मत लेके जाती है ना वहीं जाना पड़ता है। बताओ किसने सोचा था कि यूएस वीज़ा होने के बाद अल्बानिया जैसी बोर्डिंग कह देगी कि भाई आप नहीं जा सकते। इंडिया में तो चेक भी नहीं करा था मेरा वीज़ा, बस देखा यूएस वीज़ा है, ठीक है कोई नहीं। मतलब ये नहीं सोचा था मैंने कि यूएस वीज़ा होने के बाद अल्बानिया बोलेगा नहीं भाई हम तो एंट्री नहीं देंगे। चलो ठीक है भाई कोई नहीं। ये मोरक्को वीज़ा आप सोच रहे हो एकदम से कहाँ से लेके आ गया, प्लान भी नहीं था। मैंने ऐसे ही 7-10 दिन पहले
नवदीप पाजी के साथ ऐसे ही बैठे बैठे अप्लाई कर दिया था हम लोगों ने कि भाई कभी जाना होगा मोरक्को, अगले 6 महीनों में पक्का ही होगा जाना। तो मैंने कहा अप्लाई कर देते, पड़ा रहेगा, हाथ में वीज़ा रहना चाहिए। और देख लो आज काम आ गया भाई, 7000 का वीज़ा था, मतलब ऐसे मजाक में अप्लाई कर दिया था और आज काम आ गया भाई। यहाँ आ गया था एक फूड कोर्ट में जहाँ पे बटर चिकन राइस मिल रहा है, मतलब पूरा ही इंडियन स्टॉल है, वो आखिरी वाला। तो आप जाओगे आपको मिल जाएगा। ये 50 दिरहम का है भाई। चलो भाई अपनी मतलब ये मान लो 18 घंटे बाद, लगभग 16-18 घंटे बाद, अब तो टाइम का भी अंदाज़ा नहीं रहा, फ़्लाइट बोर्ड करते हैं यार, दोहा पहुंचते हैं पहले। ये पहुंच गए भाई हम दोहा के एयरपोर्ट पे, और अब यहाँ से लगभग 2 घंटे बाद अपनी फ़्लाइट है कासाब्लांका के लिए। 9 घंटे लंबी फ़्लाइट होगी भाई कासाब्लांका के लिए। चलो ठीक है, 33 घंटे में कहीं जाके पहुँचूँगा मैं। तो भाई सारे यहाँ पे लोग इस गुड्डे की फ़ोटो खींचने लग रहे हैं, फिर इसके साथ खिंचवा रहे हैं। चलो भाई आखिरी फ़्लाइट ले लेते हैं। सोचो जो मतलब कतर 4 घंटे दूर था इंडिया से, मैं 24 घंटे लगा के पहुँचा हूँ यहाँ पे। आखिरी फ़्लाइट अपनी ये है यहाँ से 9 घंटे की, कासाब्लांका की, रॉयल एयर मोरक्को की। कल सुबह 7:30 बजे हम पहुँच जाएंगे कासाब्लांका। ये मोरक्को की कैपिटल नहीं है, मोरक्को की कैपिटल कोई और है, वो आपको वीडियोस में पता चल जाएगा। और कल रात को आएंगे संटी भाई, वो भी लंदन में आ रखे हैं, और कल रात को आएंगे वो कासाब्लांका। उनको भी अल्बानिया ही आना था, फिर मैंने कहा अब अकेले जाके क्या करोगे, तो बोले हाँ मैं ही क्या करूँगा, तो वो भी अब मोरक्को ही आ रहे हैं। ये आ गए भाई अपनी फ़्लाइट, हम रॉयल एयर मोरक्को में, मतलब फुल कैरियर है ये, बैगेज वगैरह का भी झंझट नहीं करते ये लोग, और मतलब जो प्राइस है सब ले लेते हैं। टीवी वगैरह भी सब कुछ है, बैगेज वगैरह भी अपना हो जाता है, ये सब भी देते हैं, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ, और खाना वगैरह भी सब देंगे भाई। ये पहुंच गए हम कासाब्लांका मोरक्को में। यहाँ पे भी धुंध हो रही है भाई, ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली में होती है, यहाँ भी खूब धुंध हो रखी है भाई। ये देखो यहाँ पे नमस्ते भी लिखा है और स्वागत भी लिखा है, मतलब देखो नीचे भी नमस्ते लिखा है भाई। ये अपनी बैगेज बेल्ट, और अभी तक तो भाई मेरा बैग आ नहीं लिया। लोग जाते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं लोग, कई लोग और भी खड़े हैं। ओ भाई आ गया, जान में जान आ गई भाई मेरे तो भाई। यहाँ पे बाहर निकल गए, कस्टम इमिग्रेशन वगैरह सब करा लिया। इमिग्रेशन में मैं से बस पूछा कौन से होटल में रुके हो, यहाँ पे टूरिस्ट हो, और इंडिया में क्या करते हो, बस। और वीज़ा की कॉपी मांगी, और कुछ भी नहीं पूछा, रिटर्न टिकट वगैरह कुछ नहीं पूछा। होटल की बुकिंग बस मैंने 2 दिन की करा रखी थी, वो भी नहीं देखी, बस कहता नाम बता दो होटल का। मैंने कहा ठीक है। बैग आने में थोड़ा डिले हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह क्या पहुँच चुके हैं, लगभग 8:30 से थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने पता किया है भाई, यहाँ से चलती है सिटी सेंटर के लिए सीधी ट्रेन। ये ट्रेन 2 स्टेशन पे लेके जाती है, एक है कासा वोयाजर्स और एक है कासा पोर्ट। तो कासा पोर्ट के पास मेरा होटल है, वहाँ से मतलब 25-1 मिनट चल के होटल पहुँच जाएंगे। तो पहले यहाँ से पैसे निकलवा लेते हैं, क्योंकि मोरक्को को यूरोप वगैरह नहीं है, मतलब यूरोप के पास तो है, पर यहाँ पे मैंने सुना है कि भाई कैश सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, अपनी कैश निकलवा लेते हैं। यहाँ की करेंसी है मोरक्कन दिनार, और उसकी वैल्यू शायद 10-11 रुपये के करीब है, मतलब 1 दिनार इज इक्वल टू 10-11 रुपये। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफिस भी हैं भाई। तो मेरे को रात को वापस भी आना है स्टेशन, क्योंकि भाई संटी भाई की फ़्लाइट लैंड होएगी रात को 10 बजे। तो अगर मतलब वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, या फिर फ़्लाइट थोड़ी जल्दी आ जाती है, तो हम जाते वक्त भी ट्रेन ले सकते हैं। आते वक्त तो मैं ट्रेन से ही आ जाऊँगा, जाते वक्त वरना टैक्सी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अभी निकलवाते हैं पैसे, आपको दिखाता हूँ यहाँ की करेंसी। भाई यहाँ पीछे से मैंने सिम कार्ड ले ली, मेरे को नहीं पता मैंने सस्ती ली है महंगी ली है, जो भी ली है, पर मैंने ले ली। 200 दिरहम यहाँ के, जो मैं 10-11 रुपये कह रहा था ना, वो 10-11 नहीं है, 8.3 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 1 मोरक्कन दिरहम होता है। तो यहाँ पे 200 दिरहम की मिली, 40 GB इंटरनेट और 30 दिनों के लिए वैलिड। अब लोग आ भी रहे थे, वो कह रहे थे 200 वाली नहीं चाहिए, तो उसको ना इन स्टोर पे भेज रहे थे, वो कह रहे थे यहाँ पे आप मिनिमम वाला भी करा सकते हो। तो मैंने कहा 40 GB ले लेता हूँ, क्योंकि संटी भाई भी आएंगे ना शाम को, तो उनको सिम नहीं दिलाएंगे फिर। और ई सिम भी थी, तो मेरे आईफोन में भी हो गया काम, कोई मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी मतलब दूसरे फ़ोन की। चलो बहुत कम देशों में मिल जाती है आजकल ई सिम, तो यहाँ से ले ली। 3-4 कंपनी है, सबसे सही पैकेज यहाँ पे तो देखो ऑरेंज दे रहा था, और सारे मतलब थोड़े बहुत GB कम दे रहे थे। वहाँ से एक बैंक से मैंने पैसे निकलवा लिए। जब मैंने पैसे निकलवाए ना, जो मतलब आजकल हम वैसे वाले कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे मतलब फ़ी हो गया, नियो हो गया, ये सब हो गया, ये कार्ड बड़े धोखा देते हैं भाई।
इन कार्डों के भरोसे आप ज़िंदगी में कभी मत चलना, कि आपको धोखा कहीं पे भी दे सकते हैं। मेरे साथ 2-3 देशों में हो चुका कि मेरे को ऑलरेडी ये कार्ड धोखा दे चुके हैं। उनमें से एक अभी मोरक्को भी हो गया, क्योंकि फ़ी वाले कह रहे हैं कि रिस्की ट्रांजेक्शन है। और सॉरी, नो नो थैंक यू सो मच, नो थैंक यू, आई गो बाय ट्रेन। तो वो बोले कि भाई हम मोरक्को में अपनी सर्विस नहीं देते। तो भाई बंदा फंस गया, उसने सोचा होगा मैं इन कार्डों से जाके मोरक्को में पैसे निकलवाऊंगा, तो मैंने अपने SBI के कार्ड से निकलवाए, तो 2000 दिरहम निकलवा लिए। अब चलते हैं यहाँ से हम भाई, यहाँ से सीधा ट्रेन जाती है सीधा सिटी सेंटर, तो यहाँ से टिकट विकट लेंगे और फिर जाएंगे। भाई ये आ गया था मैं ट्रेन स्टेशन के एंट्रेंस पे, और यहाँ पे ना 2 जो स्टेशन है, एक ये वाला है कासा वोयाजर्स और एक कासा पोर्ट है। सॉरी टू से भाई ये मशीन नहीं चलती है, प्लीज़ वेट ही आ रहा है, लाइन में लगना पड़ेगा लग रहा है। कासा पोर्ट की ट्रेन है 10:50 वाली हैं, अभी तो 9:15 हैं। चलो वेट करेंगे, क्या कर सकते हैं। भाई यहाँ सारे कासा पोर्ट के डिपार्चर लिखे हैं, ये शायद 8:30 से शुरू हो जाती है, फिर 7:30 से, और आखिरी डिपार्चर है इनका 10:50 पे। तो अगर आप उसके बाद लैंड हो रहा है 10 बजे के आसपास हो रहे हो, तो शायद आप नहीं ले पाओगे ट्रेन। तो हम 9:50 वाली में चले जाएंगे, हर 1 घंटे में है। भाई ये मिल गई अपनी टिकट कासा पोर्ट की। मैंने आपको पैसे नहीं दिखाया, दिखा दूंगा अभी। ये 50 दिरहम का नोट है, 50 दिरहम की टिकट है, 100 का नोट दिया था, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। मतलब खोल नहीं रखा, यहीं पे सबको बैठना ही पड़ेगा लग रहा है। भाई ये आ गया मैं प्लेटफॉर्म पे, और खुला था प्लेटफॉर्म, धुंध हो रखी है काफ़ी ज़्यादा। और जब 8 बजे हम लैंड हुए थे ना यहाँ पे भाई, तब तो अंधेरा था, मतलब 8 या 7 बजे लैंड हुए थे, तब अंधेरा था। और 50 दिरहम की टिकट है यहाँ से कासा पोर्ट की। शायद कासा वोयाजर्स आप जाओगे तो शायद कम की टिकट लगती है, कासा पोर्ट की थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि कासा पोर्ट बाद में आता है कासा वोयाजर्स के। तो ठीक है, अपना 50 दिरहम में पहुंच जाएंगे बैठ के, ना टैक्सी का झंझट ना कुछ। यही ट्रेन लेके मैं रात को वापस आ जाऊँगा, तो संटी भाई को लेने आऊँगा। तो फिर बैठ के हम शायद टैक्सी में ही जाएंगे। संटी भाई भी अल्बेनिया ही आ रहे थे भाई मेरे साथ, उन्होंने भी अपनी दोनों फ़्लाइट कैंसिल करी, उनको भी नुकसान हुआ 8,500-9 हज़ार रुपये का। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा कुछ स्टेशन है भाई यहाँ पे, और मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था यार कि मोरक्को में एयरपोर्ट से डायरेक्ट ट्रेन चलेगी सिटी सेंटर के लिए। अब यार मतलब ऐसे सिटी सेंटर तक चल रही है, तो फिर टैक्सी लेने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। थोड़ा इधर उधर छोड़ रही होती, जैसे सेनेगल में था, आपको याद हो तो मैं टैक्सी ले लेता, पर अभी तो फ़ायदा ही नहीं है। 50 दिरहम के बाद 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग है, तो वॉक कर लेंगे। भाई मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, यहाँ भीड़ नहीं होती। भीड़ देखो भाई आप, इस तरफ कम भीड़ है, क्योंकि फर्स्ट क्लास वालों के लिए, फर्स्ट क्लास की भी टिकट थी, वो और महंगी होगी। तो इस तरफ भाई पूरी भीड़ है, मेरे को तो लग रहा है खड़े होकर जाना पड़ेगा मेरे को, तो ऐसा लग रहा है भाई ये किसी देश से ना उनकी पुरानी ट्रेन खरीद के लेके आ गए, यूरोप वगैरह ने इनको पकड़ा दी अपनी कोई पुरानी ट्रेन। भाई यहाँ तो मारामारी सी हो गई वहाँ पीछे वाले डब्बे पे, तो ये वाले डब्बे पे कोई नहीं आया। बड़े अजीब लोग हैं यार, पीछे वाले डब्बे पे खूब मारामारी कर दी, यहाँ कोई आया नहीं, यहाँ सीट खाली पड़ी हैं, हम यहाँ से चढ़ जाएंगे। निकल गए भाई एयरपोर्ट से, धुंध है भाई पूरी। भाई ये आ गया कासा वोयाजर स्टेशन, इनका पहले वाला, पर मेरे को जाना है कासा पोर्ट पे। ये देखो भाई, ये खड़ी है मोरक्को की हाई स्पीड ट्रेन, यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन भी है। मेरे को इसके बारे में तो पता था, पर ये नहीं पता था एयरपोर्ट से भी चलती है। भाई लगभग ट्रेन खाली हो गई कासा वोयाजर पे बिल्कुल ही। ये पहुंच गया भाई मैं कासा पोर्ट के स्टेशन पे, और कई लोगों से पूछा मैंने कासा वोयाजर पे, क्योंकि मतलब थोड़ा अजीब सा ही है दोनों स्टेशन। तो कई लोग कह रहे थे भाई यहाँ उतर के चेंज करना, कई लोग कह रहे थे नहीं उतरना है। तो एक बंदे ने कहा मैं जा रहा हूँ कासा पोर्ट, बैठा रहे इस ट्रेन में। तो आ गए हम कासा पोर्ट, 10:50 हो गए लगभग। हम 10 बजे चले थे, 50 मिनट लगाए। अब चलते हैं अपने होटल। अरे यहीं मैकडी है, यहीं खा के ही चल लेता हूँ फिर, तो मैं सोच रहा हूँ, है ना, सही आइडिया है ये तो, बड़ा सही हो गया यार। खा पी के चलेंगे आराम से, और अभी चेक इन का टाइम भी नहीं हुआ, 11 बजे हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, खाते हैं। अरे यार सही ट्रेन स्टेशन है इनका तो, ये मतलब काफ़ी कुछ है खाने पीने का, सही है। चलो खा लेते हैं कुछ। ये रहा मैकडोनल्ड्स। यहाँ आ गया था मैकडोनल्ड्स पे, यहाँ पे आप बर्गर के रेट देख सकते हो।
ये ऐसे डार्क ब्राउन सा बर्गर मिले ना, मतलब ये बीफ है आप मत लेना, चिकन वाला अलग मिलेगा। 61 का भी है, 46 का भी है, एक जूनियर भी है 24 का, वो बहुत ही छोटा होगा। एक चिकन बर्गर 19 का भी है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आज का रेट आ जाएगा मतलब 160 रुपये का। और ये हैम वाला 15 का भी है। तो मैंने लिया है भाई, नहीं और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैंने लिया मैक चिकन और चिली एंड चीज़ पॉप्स, ये पड़ेगा 79। भाई जैसे चाइना में मैं ट्रांसलेट कर करके पढ़ रहा था ना हर चीज़ इंग्लिश चाइनीज़ से इंग्लिश में, देखो ये चाइनीज़ लोग लगे पड़े हैं फ़ोन से ट्रांसलेट करने में इंग्लिश मेन्यू को चाइनीज़ में। 15 मिनट हो लिए इनसे ऑर्डर नहीं हुआ है। ये देखो भाई, ये चीज़ वाला जो मंगाया था अंदर पूरा चीज़ भरा पड़ा है और टेस्ट में भी अच्छा है, काफ़ी चिली वगैरह भी है, सही है। तो भाई ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ, टैक्सी वाले खड़े थे, मैंने कहा नहीं मैं पास में ही है मेरा होटल। तो वो कहते वेलकम वेलकम टू मोरक्को, फिर कहते पाकिस्तान, मैंने कहा नहीं इंडिया। मतलब मेजॉरिटी लोग यहाँ पे ज़्यादातर मतलब इंडिया से ज़्यादा मेरे को लगता है पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। तो ये इनका भाई कासा पोर्ट के बाहर निकलते ही नज़ारा है। इस पूरे चौराहे पे मोरक्को के फ्लैग्स हैं। ये वाला मोरक्को का फ्लैग है जिस पे एक सितारा बना हुआ है ग्रीन कलर का, और लाल कलर का फ्लैग है। हमको जाना है अभी इस तरफ वॉक करके, 1.5 किलोमीटर दूर अपना हॉस्टल है। तो काय बात की टैक्सी लूँगा, पहुँच ही जाऊँगा। ये स्ट्रीट तो भाई बिल्कुल ही यूरोपियन लग रही है, देखना बीच में ट्रैम की पटरी। चलो हमको उस तरफ जाना है। भाई मैं भी सोच रहा कि आज सब कुछ बंद क्यों है, मतलब बहुत कम दुकानें वगैरह खुली हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें बंद हैं, ट्रैफिक बहुत कम है। फिर मेरे को याद आया आज सैटरडे है, तो फ्राइडे सैटरडे इनका मतलब सैटरडे संडे होता है ना, तो मतलब आज यहाँ पे संडे चल रहा है एक तरह से, ये मान लो। तो इसलिए सब कुछ बंद है। कल एक तरह से मंडे चलेगा, तो काफ़ी कम भीड़ है। भाई यहाँ पे पहुँच गए अपने होटल में, चेक इन वगैरह कर दिया, पानी पीते हैं। भाई कासाब्लांका में ये मिला है रूम, वॉशरूम है, टॉवल वगैरह सब कुछ है, ड्रायर है, सोप है, ठीक है। और ये 2 बेड, संटी भाई का, मेरा। ठीक है भाई, रूम तो मेरे को बड़ा डिसेंट सा लग रहा है। और एसी भी है, एसी की खैर जरूरत तो नहीं, ठंड हो रही है, मेरे हिसाब से सही है। ये रूम हमको पड़ा 53 यूरोज़ का, मतलब $60 के करीब हो गया। प्लस इस पे अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे से लिया है कुछ $700, $10 और मान लो, वो है सिटी टैक्स। तो $60-70 2 दिन का, 2 जनों का, $35 2 दिन का कमरा है, मतलब एक जने पे डिवाइड करते हैं। इसलिए मैंने हॉस्टल बुक नहीं कराया, क्योंकि आ भी नहीं रहा था ऑनलाइन कोई बढ़िया हॉस्टल, मतलब इतना सस्ता नहीं आ रहा था कि मतलब मैं प्राइवेट कमरा छोड़ के हॉस्टल बुक कर दूं। किसी और शहर में देखेंगे। अब रेस्ट करते हैं, शाम को जाना संटी भाई को लेने और फिर कर देंगे वहाँ पे वीडियो खत्म। भाई शाम के बज गए 6, कुछ ऐसा सा नज़ारा है, बड़ी शांत सिटी है यार, देखना। मैंने मंगाया था चिकन टिक्का मसाला विद राइस। अब आप सोचोगे भाई चिकन 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 खाता रहता है, पनीर वगैरह की सब्जी क्यों नहीं खाता? क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे जो पनीर बनता है वो बिल्कुल अलग होगा, और ये लोग ना सिर्फ नॉन वेज ही अच्छा बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो शेफ़ है ना वो ज़्यादातर नॉन वेज ही बनाते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स यहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेज के आते हैं। तो भाई मेरे को मजबूरन खाना पड़ता है, वरना घर पे तो मैं मशरूम वगैरह खाता हूँ ज़्यादातर। तो अभी आ रहा होगा ग्लोवो वाला, यहाँ पे ग्लोवो की ऐप चलती है डिलीवरी की। और फिर 6 बजे गए, 7 बजे तक खाना वाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, 8-1 बजे संटी भाई के लिए निकल लेंगे। यही है बंदा शायद, या ये वाली ऐप चलती है भाई यहाँ पे ग्लोवो की, और कई देशों में तालाबाद चलती है, हमारे यहाँ जोमेटो वगैरह चलती है। तो भाई आ गए थे डिलीवर करने, 71 में आ गया, काफ़ी सस्ता आया भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे। चलो चलते हैं अंदर। लो भाई रात के बज रहे अभी 8:40, संटी भाई को लेने में निकल चुका हूँ एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि यार उनका पहला देश है, उनको नहीं पता कैसे टैक्सी लेनी है, मतलब पता तो है पर मतलब थोड़ा बंदा कंफर्टेबल नहीं रहता। वो कह रहे हैं भाई एयरपोर्ट के पास ही ले लेता होटल। मैंने कहा नहीं यार एयरपोर्ट के पास नहीं, देखो बिल्कुल सुन सपट्टा पड़ा है, तो मैंने कहा सिटी में ही ले लेता हूँ, कोई नहीं मैं आपको लेने आ जाऊँगा एयरपोर्ट पे। तो कहते ठीक है चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अरे यार सुबह मेरे को ना टाइमिंग देख के जानी चाहिए थी, मेरे से भूल हो गई, और 8:50 की ट्रेन थी, अब हो रहे हैं 8:54 हो रहे हैं। 8:50 पे मैं स्टेशन में एंट्री करी थी यार मैंने, शिट यार 2 मिनट से चूक गया था बस मैं। अभी 9:50 पे है और ये पहुंचाएगी 10:37 पे। तो और वहाँ से जो ट्रेन आती है वो आती है 10:50 पे, मतलब मेरे पास 13 मिनट होंगे ट्रेन के पहुँचने से लेकर वहाँ तक दोबारा से रिटर्न टिकट खरीदने तक के। देखते संटी भाई इमिग्रेशन वगैरह भी तब तक क्लियर कर पाते नहीं कर पाते। हालांकि US पासपोर्ट है, हो ही जाएगा।
इंडियन में ही कोई दिक्कत है, यूएस में तो क्या ही दिक्कत आएगी। या फिर मैं उनसे कह दूँगा आप ट्रेन स्टेशन पे टिकट ख़रीद लो और आ जाओ वहाँ पे। तो देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है। 2-3 मिनट से चूक गया, सुबह टाइम देख जाता ना तो मैं यहाँ पे 8:45 पे आके टिकट खरीद लेता। चलो कोई नहीं भाई। अभी मेरे पीछे देखो टीटी आ रखा है टिकट चेक करने। तो ये ट्रेन लेट चल रही है। अब वो 22:50 वाली ट्रेन में ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, तो वो मैंने सोचा क्या करें, क्या पता वहाँ टिकट काउंटर बंद हो जाए। तो मैंने टीटी से ही पूछ लिया कि भाई मैं इसी ट्रेन में बैठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यही वापस आएगी। और संटी भाई से कह दूँगा भाई आप भाग के ट्रेन में चढ़ जाओ, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं ट्रेन में बैठ के टिकट खरीदूँ तो पॉसिबल है? तो कहता बिल्कुल पॉसिबल है, पर आपने ये टिकट खरीदी 50 दिरहम की, और अगर आप ट्रेन में बैठ के खरीदते तो आपको मिलेगी 60 दिरहम की। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो अब ये भी अपना सॉल्व होगी प्रॉब्लम कि मेरे को टिकट काउंटर तक नहीं जाना पड़ेगा, इसी ट्रेन में संटी भाई भरूँगा, आके सीधा ट्रेन में बैठो और 60 दिरहम की ले लेंगे टिकट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये पहुंच गया मैं एयरपोर्ट। पहुंची है ट्रेन 10:55 पे, मतलब आखिरी ट्रेन यहाँ से चलती 10:50 पे, यही वाली ट्रेन जाएगी। पर अब ये यहाँ पे आराम से 15-1 मिनट रुकेगी। पर यार अभी संटी भाई बता रहे हैं इमिग्रेशन में बहुत भीड़ है, तो हम नहीं जा पाएंगे इसमें, सॉरी। आ गए संटी भाई। भाई अब क्या हुआ था ना कि मेरे को ट्रेन स्टेशन से अराइवल्स पे आना था, तो पुलिस वाले बोले नहीं आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, पासपोर्ट दिखाओ। मेरे पास था ही नहीं। मैंने कहा मैं तो दोस्त को लेने आया हूँ। भाई पुलिस वाला ना मेरे को यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर छोड़ के चला गया था, मतलब ऐसे 2 बंदों को लाया और यहाँ छोड़ गया। कहता तेरा दोस्त यहाँ आएगा। दोस्त तो आ चुका है यहाँ पे। अब दोस्त को बहुत अजीब लग रहा है। अभी अजीब लग रहा है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नहीं सच बताओ। भाई ना यूएस, कनाडा, यूके इन सब के बाहर कभी गए ही नहीं है। गया हूँ मैं, दुबई गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ। अब पता है थाईलैंड बोलते लोग बोलेंगे भाई मसाज कराने गया हूँ, वहाँ धार्मिक प्लेस भी है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे सारे मतलब ऐसे काले काले लोग दिख रहे हैं, तो भाई को बड़ा डर सा लग रहा है। नहीं मेरे को ऐसे डर नहीं लग रहा। काला हूँ मैं, क्या डरूंगा भाई। उनसे कंपेयर करो। पता है एयरपोर्ट पे क्या हुआ भाई, जैसे इमिग्रेशन पे गए ना तो वहाँ पे एक बंदा थोड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा था। 2 ऑफिसर आए और उसको खींच के ले गए अंदर। भाई आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, आप बोलते ऊंची आवाज में, आपको सलाम ठोकते वो। अंदर जाके उसको ठोक रहे थे, बोल रहे थे बैठ जा। फिर एक लड़की को भी ठोक गए।